आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये है पूर्व रूप संधि। पूर्व का मतलब होता है पहले का रूप। पूर्व रूप का मतलब होता है पहले का रूप। इसका एक सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं एवं पदान्तादति। क्या कहते हैं? एवं पदान्तादति। अब ये सूत्र ये कहना चाहता है कि प्रथम पद के अंत में एवं होगा और पद अंत आदति, मतलब पद के अंत में आ होगा। एवं के अंतर्गत जो वर्ण होते हैं वो होते हैं ए और ओ। कितने वर्ण होते हैं? केवल 2 वर्ण होते हैं। ये हमारा फर्स्ट पद हो जाएगा, प्लस सेकंड पद के प्रारंभ में क्या आ जाएगा? आ आएगा। अगर ऐसा हो तो आ का परिवर्तन अवग्रह चिन्ह में हो जाता है। किसमें हो जाएगा परिवर्तन? अवग्रह। पूर्व का मतलब होता है पहले का रूप। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले का रूप, मतलब पहले रूप में बदल जाएगा। तो अगर आपने इससे पूर्व हमारी क्लास ली है तो आपको पता होगा कि हम बताया करते थे एचो आयावा, तो एक अवग्रह चिन्ह बनाते थे और हम कहते थे इस अवग्रह चिन्ह को आ कहा जाता है। ऐसा बताया था ना मैंने। तो अवग्रह चिन्ह को आ कहा जाता है, वही यहाँ पर कहा गया है कि ये अवग्रह चिन्ह पहले क्या था? पूर्व का मतलब पहले, और पर का मतलब होता है बाद में। इसके बाद मैं आपको पर रूप संधि बताऊंगा, उसमें बाद का रूप होगा। तो पूर्व रूप में हमने इस चीज को देखा। तो क्या यहाँ पर हम उदाहरण रखते हैं? देखो 2-4 इसके उदाहरण है, बहुत ज्यादा उदाहरण भी नहीं है, लेकिन बड़े प्यारे से उदाहरण है, कैसे हम इनको समझ सकते हैं। हमने कहा यहाँ पर क्या करते हैं, प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए हमारा? ए अथवा ओ होना चाहिए, राइट। अब क्या करते हैं, हमने उदाहरण दिया, हमने कहा जैसे हरे धन ए। हरे धन ए, नहीं ए नहीं, अब ए में तो दूसरा बनेगा, हरे धन अब। अब क्या करते हैं, ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा द्वितीय पद है। प्रथम पद के अंत में कौन सा वर्ण आया है? ए आ गया है। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आया है? आ आया है। कहा अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये क्या हो जाएगा? आ का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। आ का क्या बन जाएगा? इस बार परिवर्तन बाद वाले का करना है, ठीक है। ये अपवाद स्वरूप संधियां होती है। किसका अपवाद है, कुछ याद आ रहा है? प्रथम पद में ए हो और दूसरे में आ हो तो ए का आया बन जाता है। अयादि संधि का ये अपवाद स्वरूप है। लेकिन कहा गया कि हरेव अगर शब्द आएगा तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा, ठीक। हरे धन अब यहां पर क्या होता है, हमारा हरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? वैसे क्या होता था, ए को हम परिवर्तित करते थे, इस बार ए को परिवर्तन नहीं किया है, इस बार आ का परिवर्तन किया। किसमें किया? अवग्रह चिन्ह में, और शेष हम वैसा ही उतार देते हैं। तो क्या रूप बनेगा हमारा? हरेव बनेगा। ये अपवाद स्वरूप संधियां हैं, कुछ एक पूछी खूब जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसका एक उदाहरण और आपको ओ का बता रहे हैं। हमने कहा जैसे को धन अपि। क्या उदाहरण दिया हमने? को धन अपि। अब हमने क्या किया, ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा द्वितीय पद है। प्रथम पद के अंत में क्या आ गया? ओ। धन इधर क्या आ गया? आ। तो आ का पुनः क्या बनेगा? अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, को जैसा था वैसा ही उतार लिया, क्योंकि परिवर्तन हमें आ का करना है। तो आ का जब परिवर्तन किया तो ये बन गया अवग्रह चिन्ह और शेष पी पाई जैसा था उतार लिया। तो क्या बनेगा हमारा रूप? बनेगा को। इसी तरह से अगर हम कहें गते धन अपि, अगला उदाहरण हम ले लें। अगर हमने कहा गते धन अपि, तो क्या बनेगा? क्या हम सीधे सीधे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर हम सीख गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, आ का लोप करके हम क्या कर देंगे, यहाँ अवग्रह चिन्ह बना देंगे। तो सीधे सीधे बनाएंगे हम गते, ठीक है। अगर हमारा उदाहरण है स्थाने धन अत्र, स्थाने धन अत्र, तो क्या बनेगा? तो बराबर बनेगा हमारा स्थानेत्र। इस अवग्रह चिन्ह के ऊपर कभी भी गलती से भी रेखा मत खींचिएगा। इसके ऊपर कभी भी लाइन नहीं खींची जाती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें
हम उसको क्रॉस नहीं करते, काटते नहीं। जैसे आपका शाह है, शाह पर आप ऐसे लाइन खींचोगे ताकि घुंडी को कभी काटा नहीं जाता। आपका ये शाह वर्ण होता है, इसके ऊपर भी रेखा नहीं खींची जाती। कुछ आपका भा वर्ण है, भा जब बनाते हैं तो ऐसे करके, इसके ऊपर भी रेखा नहीं खींचते। जिनमें ऊपर यहाँ पर ये घुंडियां आती हैं, जैसे मतलब गोला करते हैं, उन वर्णों में कभी भी रेखा ऊपर तक नहीं खींची जाती है, और अवग्रह चिन्ह के ऊपर भी रेखा नहीं खींची जाती है। अगर प्लुत चिन्ह बनाना है इस ये वाला, तो इसके ऊपर भी रेखाएं नहीं खींची जाती हैं। ठीक, आगे हम एक और उदाहरण, जैसे हमने कहा रामो धन धन आहसन, ओ का उदाहरण एक और ले लेते हैं। हमने कहा रामो धन आहसन, तो क्या होगा? रामो हसन। इसका क्या होगा? सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर देते हैं? सीधे कर देते हैं, रामो हसन। उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। बहुत ज्यादा इसमें उदाहरण भी नहीं आते हैं। आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है हरेव और कोपी। ठीक है, एक ए का उदाहरण और एक ओ का उदाहरण, ये दो उदाहरण आपने कंठस्थ कर लिए हैं तो आपको बहुत ही सहज हो जाएगा। अब हम यहीं पर पूरा का पूरा बिना मिटाए एक दूसरी संध्या आपको बता दे रहे हैं, ताकि आपको समझने में बहुत ही आराम रहे। अभी हमने क्या किया है, हरेव को बनाया था और हमने सीधे सीधे क्या बना दिया था? हरेव। ठीक है, इधर क्या बनाया था? कोपी। कोधन अप से कोपी बनाया था। आओ अब हम पूर्व रूप के बाद में यहीं पर रूप संधि पढ़ते हैं, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पर रूप संधि हमने अभी अध्ययन की थी पूर्व रूप। पूर्व रूप में सूत्र था एवं पदांतादत। इस बार सूत्र होगा पर रूप संधि एवं पर रूपम। सूत्र क्या रहेगा इस बार? एवं पर रूपम। ठीक है, अब ये सूत्र क्या कह रहा है? ये जो बात थी ये दोनों में बराबर आ गई। समझ लीजिएगा ध्यान से, जब दोनों में बराबर आ गई तो यहां पर भी क्या है? ए और ओ ही है। लेकिन एक शर्त दे दी, वो शर्त ये कह रहा है कि पर रूप। पर रूप का मतलब होता है बाद का, और बाद में किसी भी वर्ण की मात्रा बनती है। पूर्व रूप की बात की जाए तो केवल अवग्रह चिन्ह बनता है छोटे आ का, और पर रूप की अगर बात की जाए तो बाद का रूप। हमने आपको अब तक जो संधियां बताई है उनमें क्या बताया? बाद में उसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाता था, यही तो बताया है ना। तो बाद के मात्रा में परिवर्तन करने के लिए हम आ को फर्स्ट पद में रख लेते हैं और सेकंड पद में ए और ओ को रख लेते हैं, और इनका जो है मात्रा रूप आ जाएगा। बस यहां पर अब अगर ध्यान दें आप, तो हमने प्रथम पद में क्या किया था? प्रथम पद में ए और ओ था और दूसरे पद में आ था, है ना। इस बार क्या कर रहे हैं? इस बार हम कर रहे हैं प्रथम पद में आ है और दूसरे पद में ए और ओ है। इधर आ का अवग्रह बन रहा था और इधर आ का मात्राएं बन रही हैं। तो एक बार फिर से हम समझ रहे हैं, हमने दोनों को समझाया एक साथ में, लेकिन अगर नहीं किसी के समझ में आया तो एक एक समझ लो। पर रूप संधि है एवं पर रूपम सूत्र है। पर रूप का मतलब होता है बाद का रूप, और बाद के रूप के अंतर्गत किसी भी स्वर वर्ण को हम मात्रा में परिवर्तित करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? आ हम पहले रख लेते हैं, बाद में ए और ओ रखते हैं, और चूंकि बाद में अगर ए और ओ आएगा तो वो अपनी मात्रा में बदल जाएगा। सीधी बात ये है। आओ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमने कहा, जैसे प्रधन एजते। अब इसका उदाहरण हमने दिया, हमने कहा प्रधन एजते। बहुत आसान सा तरीका है, हमें ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम यहीं पर इसको हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे भाई? इधर प्रा है, प्रा में अगर हम कहें, चलो लगाकर देख लें, प्रा में हमने क्या निकाला? आ निकाल लिया। ठीक है, आ निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? प्राहलंत बचा। ठीक है, आगे क्या है? ए है। तो ए तो जब ये भाई मिलाकर, जो आ तो हलंत है ना, वो सॉरी आ हलंत होता ही नहीं है, मतलब हलंत तो ये बचा, आ निकल गया। चूंकि छोटा है, छोटे आ की कोई मात्रा होती नहीं है, और ए बड़ा है, बलशाली है, तो ए की मात्रा हम
स्थापित कर लेते हैं। अब क्या होता है, प्रधन आगे क्या बचा है, एजते। हमें सर्वविदित है, व्यंजन है, व्यंजन हलंत है, हलंत हटेगा, रूप घटेगा और क्या बढ़ जाएगी, मात्रा। तो क्या बनेगा, प्रेजते बन जाएगा। इसमें कोई आफत वाली बात ही नहीं है। तो प्रधन एजते बराबर प्रेजते। प्रधन एषित, प्रधन एषित क्या बनेगा, सीधे सीधे हम बना लेंगे प्रेषित, कोई समस्या ही नहीं है। आगे हम उदाहरण ले लेते हैं। हमने कहा प्रधन ओषति, यही उदाहरण आएंगे आपके, गिने चुने उदाहरण होते हैं इनके, ये भी अपवाद में ही है। प्रधन ओषति तो क्या बनेगा, प्रोषति। क्या बनेगा, ये प्रोषति बनेगा। अब ये किसका अपवाद है, याद है कुछ तुम्हें, आधन ए बराबर क्या बनता है, आ और ए मिलकर ओ बनता है। ये गुण का अपवाद है। किसका अपवाद है ये भाई, आधन ए मिलाकर आय बनता, गुण नहीं वृद्धि का, गुण नहीं वृद्धि का अपवाद। आधन ए बराबर आय, आधन ओ बराबर आओ। तो ये किसके अपवाद हो गए, ये गुण के अपवाद। और ये किसके अपवाद थे, ये अयादि संधि के अपवाद थे। ठीक है, तो हम अपवाद न कहकर हम यही कहेंगे कि बस इनके शब्द के आधार पर इनको ऐसा बनाया जाता है। जैसे एक और है उदाहरण इसका पररूप का, अच्छा सा उदाहरण, जैसे बिंब धन ओष्ठ, यहाँ पर पहले से ही ओ है और इसमें कोई परिवर्तन न होकर क्या बनेगा, बिंबोष्ठ। जैसे बिंब धन ओष्ठ, अब क्या होगा यहाँ पर, सीधे सीधे बिंबोष्ठ। क्या आपके समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है।